हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं और यहाँ से सभी एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे आते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें वन बाय वन हम सारे आर्टिकल्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय जो आर्टिकल्स की संख्या थी वो थी 395 आर्टिकल्स थे। 22 उसमें पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की यदि बात करते हैं तो इनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है। 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। इसके अलावा यदि ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट बन के रेडी हो गया था। लेकिन लागू कब से हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से। इसके अलावा इसको कितना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 से देखते हुए चलेंगे आर्टिकल्स को। सबसे पहले भाग 1 है। पार्ट 1 में हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। भारत का जो संघ है उसका राज्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ भारत के नियम लगेंगे, ये सब बातें होती हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक, जो कि पार्ट 1 में आता है। तो अनुच्छेद 1 को देखते हैं। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या मॉडर्न नाम रखें इंडिया या फिर भारत रखें, जो कि ट्रेडिशनल नाम है। तो दोनों ही नाम यहाँ पे रखे गए। इंडिया दैट इज भारत, सेल वी आर यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट का? इसका मतलब है हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाए। एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है कि जब स्टेट होते हैं वो कंट्री से जुड़े तो होते हैं, लेकिन उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाएं, जैसे कि यूएसए में होता है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की, अनुच्छेद 2 की। तो इसमें बात की गई है नए जो राज्य है उनका प्रवेश कराना है या फिर उसकी स्थापना करनी है तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल होगा। किसी भी यूनियन टेरिटरी को या फिर एक्वायर टेरिटरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाना है, आर्टिकल 2 इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1975 में सिक्किम को स्टेट बनाया गया तो आर्टिकल 2 का यूज किया था। जो आर्टिकल 3 है इसमें क्या बात होती है, नए राज्यों का गठन कराना है या फिर जो मौजूदा राज्य है उनके क्षेत्र, सीमाएं या फिर नामों में परिवर्तन करना है। जो ऑलरेडी स्टेट है वो इंडियन यूनियन का पार्ट है, उनमें से ही कुछ दूसरा स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में जो आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट था उसको तेलंगाना बना दिया गया सेपरेट करके, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही ऐसा हुआ था। इसके अलावा देखो 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो ये जो होता है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। और ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। पार्लियामेंट जब ऐसा करती है कि वो कुछ नाम चेंज कर रही है या फिर दूसरा स्टेट बना रही है, और ऐसा करने के लिए दूसरे स्टेट्स की भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 4 में यही बात है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, लागू होती हैं, उसके लिए संसद जो है, पार्लियामेंट हमारी, उसको किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, जहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 तक बताए गए हैं। तो इसमें बात की गई है सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 5 से 11 तक। एक बात और, यहाँ पे अब कितने राज्य हो गए हैं? अब हो गए हैं 28 राज्य हो गए हैं और 8 यूटीज हो गए हैं। तो 2019 में आपको पता है जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, तो उसी के साथ अब स्टेट जो है वो 28 हो गए हैं और 8 यूटीज हो गए हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अब नागरिकता की। तो यहाँ पे 5 से जो 11 आर्टिकल है उन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है जो या तो फिर ऑलरेडी इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं, जिनके पास डोमिसाइल है इंडिया का,
या फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान रहने के लिए चले गए थे लेकिन फिर से वो इंडिया में वापस आना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो उनकी इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे लोग, या फिर जिन्होंने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है तो वो सिटीजनशिप नहीं कहलाए जाएंगे, उन लोगों की बात यहाँ पे की जाती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 11, जिसमें बात की जाती है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट करने का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए, जो आर्टिकल 5 से 8 तक जो अभी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए, ये उन लोगों के लिए हैं जो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, तब सिटीजनशिप दी जा रही थी। लेकिन जो आज के लोग हैं या फिर उसके बाद के जो लोग हैं, उनके लिए जो सिटीजनशिप का लॉ एप्लीकेबल होगा वो आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद उसको देखेगी। और सिटीजनशिप एक्ट है एक 1955, जिसमें अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसी के अंतर्गत अभी पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम भाग 3 पे आते हैं। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, मौलिक अधिकारों की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल्स 12 से 35 तक आर्टिकल्स कवर होते हैं इसमें। तो याद कर लीजिए, यदि आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं। इसमें 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, अब 6 हो गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, एंड स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचार का इसमें अधिकार है अनुच्छेद 32 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 32 जो आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट यदि आपका वियोलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए इन सबको कि कितने कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ तक हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। अब ये तो हमने नॉर्मली देखे, अब इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बात होती है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो ये वाला पार्ट है इसमें, कानून के समक्ष समानता, ये एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया कॉन्सेप्ट है। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, कुछ भी आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिकल पोजीशन है, लेकिन आप कानून की नज़रों में समान हैं। जो दंड किसी और के लिए है वही आपके लिए है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे पार्ट है, ये यूएसए से लिया गया कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, यानी कि कुछ रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि जो लाइक हैं, लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई छोटा सा बच्चा है 7 साल का, उसको पता नहीं है, उसने गन को टॉय समझकर शूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की मौत हो गई है इस वजह से। एक अडल्ट है दूसरी ओर जिसने प्लानिंग करी है मर्डर की, किसी को मारने की, तो वहाँ पे उसने गन शूट करी है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों के लिए इन्होंने क्राइम तो सेम किया है, लेकिन दोनों के लिए जो सज़ा है वो सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जानबूझ के की गई हैं और यहाँ पे अनजाने में की गई हैं। तो इसी तरीके से यदि जस्टिस देना है तो हमारी जो जूरी है वो डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जस्टिस मायने रखता है, और ये मायने रखता है कि किस बेसिस पे चीज़ें की गई हैं। आर्टिकल 15 पे आते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें किया गया है कि कोई भी जो सर्टेन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे डिफरेंट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसको बोला गया है इसमें कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग पिछड़े रह गए थे उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो समाज में बेटर करें। तो यहाँ पे ये भेदभाव नहीं होगा, जो सरकार करेगी, बाकी जो आप धर्म, जाति इसके आधार पर करेंगे वो भेदभाव इसमें निषेध है। आर्टिकल 16 जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है कि सार्वजनिक रोजगार जो है उनमें, उनके मामलों में अवसर की समानता होनी चाहिए। यहाँ पे अनुच्छेद 17 हम बात करते हैं। यहाँ पे अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अस्पृश्यता की बात की गई है कि उसका उन्मूलन होना चाहिए। अनटचेबिलिटी सभी फॉर्म्स में जो है वो एक दंड मिलना चाहिए कोई अनटचेबिलिटी करता हुआ पाया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही सेमफुल एक्ट है ये आज के टाइम में भी यदि अनटचेबिलिटी हो। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का उन्मूलन करता है। इसमें क्या है, इसमें जो डायनेस्टिक टाइटल्स है ना,
ये सभी जो टाइटल्स हैं ये एबॉलिश हो जाते हैं। बाकी जो एकेडमिक टाइटल आपको मिले हैं, जैसे कि एकेडमिक टाइटल हो गए या फिर मिलिट्री टाइटल्स हो गए, वो यहाँ पे नहीं हटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक टाइटल्स आपको मिलते हैं, जैसे आप आईएएस बन गए, सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो ये रिवॉर्ड के रूप में काम करते हैं, आपकी मेरिट को दिखाते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ इन्फोर्सिंग एक्सीलेंस। तो ये जो है ये एबॉलिश नहीं होते हैं एकेडमिक या फिर मिलिट्री टाइटल। बाकी जो डायनेस्टिक टाइटल्स हैं, जो पहले जो ब्रिटिश इंडिया में मिले थे किसी को, जो महाराज उपाधि ये सब मिला था, ये सब एबॉलिश हो जाता है। इसके अलावा देखिए जो आर्टिकल 14 है ये सभी लोगों को अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या फिर नहीं है। लेकिन जो आर्टिकल 15 है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में बात होती है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, यानी कि आपकी व्यूज, आपकी ओपिनियन, आपकी बिलीफ, आपको पूरा अधिकार है इनको दूसरों के समक्ष रखने का। लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते। यदि वो मॉरलिटी के खिलाफ है, यदि वो जो पब्लिक ऑर्डर है उसके खिलाफ है, तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। आर्टिकल 20 जो है इसका क्या काम है, ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका क्या मतलब है कि आपको जो पास्ट के क्राइम्स हैं उनके लिए सज़ा नहीं मिल सकती, आपको उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए आपको ला सकते हैं। इसके अलावा आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है और अपने खिलाफ आपको गवाह नहीं बना जा सकता है। आपको राइट टू रिमेन साइलेंट का हक है। लेकिन इसमें भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका ब्लड सैंपल लिया जाए, फिंगरप्रिंट लिया जाए, कुछ आपसे कॉपरेशन मांगा जाए, तो आप उसमें मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपरेशन होता है विद इन्वेस्टिगेशन। बाकी आपको साइलेंट रहने का अधिकार है और अपने खिलाफ आपको बोलने का अधिकार, मतलब आप जैसा भी चाहें वैसा आपको अधिकार है इसमें। आर्टिकल 21 में बात होती है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी भी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है अच्छे से जीने के लिए, डिग्निटी से जीने के लिए, वो सब आर्टिकल 21 में मेंशन है। आपकी राइट टू लाइफ, ये सब जो है आर्टिकल 21 में मेंशन है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी होती है और आपकी हिरासत से सुरक्षा। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा फिर यदि आपको इसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेशन का आपको अधिकार है। लीगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब राइट टू हैव लॉयर, कि आपको लॉयर रखने की अनुमति है। यदि आपके पास जो बैकग्राउंड है वो आपका फिट नहीं है, इकोनॉमिकली फिट नहीं है, तो फ्री में आपको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है। 24 आवर्स के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आर्टिकल 22 के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं। आर्टिकल 23 देख लीजिए, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, यानी कि इंसानों को जो सामान की तरह खरीदा और बेचा जाता है उस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। लेकिन जो स्टेट करेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स लेबर के बारे में भी बात की गई है, जो फोर्स लेबर होती है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई वॉर हो गया, युद्ध हो गया, तो कंट्री को आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप मना नहीं कर सकते। वहाँ पे फोर्स लेबर ही भले ही हो, लेकिन वहाँ पे आप अपनी सेवा देने से मना नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हैं 23 में, यानी कि इन सब में कुछ ना कुछ थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि एकदम से ही चीज़ें आपको फ्री में ना मिल जाएं, तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें। आर्टिकल 24 में जो कारखाने हैं, खदानें हैं, उनमें बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, कि जो बहुत ज़्यादा हैजार्डियस सब्सटेंसेस हैं या फिर प्लेसेस हैं, वहाँ पे बच्चों का काम करना निषेध है। अब आते हैं आर्टिकल 25 पे। इसमें बात की गई है कि आपका जो भी धर्म अपनाने का मन है, जो भी धर्म का अभ्यास करना है, प्रचार करना है, जो भी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, उसके बारे में अनुच्छेद 25 में बात की गई है कि स्टेट का जो है कोई भी स्टेट जो है उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, वो तो सेक्युलर है, लेकिन आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी को देखते हुए, कि उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी खराब ना हो। आर्टिकल 26 में बात होती है धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, कि आपको पूरा अधिकार है जो भी आपके धार्मिक मामले हैं उनको आप मैनेज कीजिए। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल 27 में बात की गई है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई टैक्स पे करना है किसी रिलीजन का फेवर करने के लिए, लेकिन इसमें फीस इंक्लूड नहीं है। फीस का क्या मतलब है? आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं जहाँ पे पर्टिकुलर किसी रिलीजन की चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको फीस देनी है, वहाँ पे इंटर करने के लिए, उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो ये जो फीस होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं पर्टिकुलर, वो
इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए थोड़ी सी फीस ली जाए, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति। इसका क्या मतलब है, जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किसी विशेष धर्म के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप बाध्य नहीं है, आप मैंडेटरी नहीं है कि आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, उन चीज़ों को अपनाएं, ठीक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है कि माइनॉरिटीज़ को भी देख रहे हैं हम, तो ये माइनॉरिटीज़ की बात जो है अनुच्छेद 29 में की गई है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है, ये बात अनुच्छेद 30 में की गई है। अब बात करते हैं 32 आर्टिकल्स की। जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह काम करता है, क्योंकि यदि आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है तो आप इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और रिट जारी करेंगे। रिट भी यहाँ पे होती हैं, जैसे कि एक होती है हैबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडेमस, एक होती है सर्टेररी, एक होती है प्रोहिबिशन, एक होती है इक्विवालेंटो। तो ये 5 रिट होती हैं जिसके जरिए आप जारी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की, जिसमें डीपीएसपी की बात होती है। तो याद कर लीजिए, डीपीएसपी की बात हो रही है भाग 4 में। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं कि आपको राज्य को इस तरीके से चलाना चाहिए, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है कि जो स्टेट है वो बाध्य नहीं है कि वो ऐसा ही करे, लेकिन ये गाइडलाइंस की तरह है कि ऐसा आप करेंगे तो स्टेट बहुत अच्छा चलेगा। और कुछ चीज़ें अपनानी ज़रूरी हैं इसमें से, और अपनाई भी हैं, बहुत सारे स्टेट ने काफ़ी चीज़ें इसमें से अपनाई हुई हैं। और ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 में, ठीक है। तो आर्टिकल 39A की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 39A में बात है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। इसका मतलब है फ्री लीगल एड, यानी कि आपको जस्टिस को प्रमोट करना है, उसके लिए स्टेट जो भी कदम अपनाए ताकि जो लोग इकोनॉमिकली फिट नहीं है उनको भी फ्री में लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। इसका मतलब है सिर्फ स्टेट जस्टिस को इंश्योर करेगा। तो 39A में न्याय की बात की जा रही है, ठीक है। 40 में बात की जा रही है एक ग्राम पंचायत का संगठन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी, पावर और अथॉरिटी दी जाएगी स्टेट विलेज पंचायत को, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। आर्टिकल 43 जो है वो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात करता है ये। तो ये बात करता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की, आर्टिकल 43। अब बात की गई है आर्टिकल 44 की। 44 में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी के लिए एक समान लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने सारे रिलीजन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे समान नागरिक संहिता एप्लीकेबल नहीं हो सकती, इसलिए ये सिर्फ गोवा में ही अवेलेबल है, बाकी नहीं होती है ये एप्लीकेबल। आर्टिकल 45 देख लीजिए। आर्टिकल 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 में SC हैं, जो ST हैं, OBC हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात आर्टिकल 46 में की गई है। आर्टिकल 48A जो है ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण को अच्छा करना है। आर्टिकल 50 जो है ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, प्रमोशन करना है पीस और सिक्योरिटी का, ताकि बाकी जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकें। अब बात करते हैं भाग 4A की, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात होती है। और ये मौलिक कर्तव्य कहलाए जाते हैं कि यदि आप फंडामेंटल राइट्स का यूज कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, अपनी कुछ कर्तव्य भी तो निभाने आने चाहिए। तो ये बात होती है आर्टिकल 51A में, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 52 की। 52 बात करता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति की बात करता है 52 जो आर्टिकल है। इसके बाद है आर्टिकल 53 की, जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं उसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में बात की जाती है। और आर्टिकल एक मिनट में आपको बता देती हूँ, आर्टिकल जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें आते हैं इलेक्टेड मेंबर, किसके आते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की उसके, प्लस में यूटीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी उसके। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं ये भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की उसके, और यूटी जो है दिल्ली और पुडुचेरी उसकी।
अब बात करते हैं आर्टिकल 58 की। तो ये बात करता है क्वालिफिकेशन की, जो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन होता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्शन में, जैसा इलेक्शन होता है हाउस ऑफ पीपल बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, उसकी वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये सब बात होती है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 60 जो है ना, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये ओथ के बारे में बात करता है, जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है कि आई विल प्रेजर्व प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ओथ है काफ़ी अच्छी है, ये प्रेसिडेंट की है आर्टिकल 60 के अंतर्गत। अब बात करते हैं आर्टिकल 61 की, जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 61 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 169 की, ये राज्य विधानसभा के बारे में है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में है, और वही सेम पोस्ट गवर्नर जो है स्टेट में कैरी करता है, तो यहाँ पे गवर्नर के बारे में है वो आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद जो 52 है ये प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। 54 जो है नियुक्ति की बात करता है, अपॉइंटमेंट की। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 153 में गवर्नर की बात की गई है, और अनुच्छेद 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। जो प्रेसिडेंट है, जो ये ओथ है, शपथ है, वो किसको देता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या फिर सीनियर मोस्ट जज होता है उसको। और गवर्नर जो शपथ देता है वो देता है चीफ जस्टिस जो स्टेट का होता है या फिर सीनियर मोस्ट जज होता है उसको। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो है अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ये क्या होता है? ये होता है ऑर्डिनेंस, कि जब कुछ अर्जेंट सिचुएशन हो जहाँ पे ऐसा लगे कि दोनों हाउसेज को बुलाने की जरूरत है, वहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, और इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ 6 वीक की। वहीं दूसरी ओर गवर्नर भी ऑर्डिनेंस बुला सकता है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्तियाँ हैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत, यानी कि वो किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। मृत्यु की जो सजा होती है उसको भी क्षमा करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत गवर्नर जो है ये क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। प्रेसिडेंट जो है मृत्यु को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन गवर्नर मृत्यु यानी कि फांसी की सजा को नहीं क्षमा कर सकता है, बाकी ये क्षमा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये बात करता है जो रिजर्वेशन होता है एससी और एसटी का लोकसभा में, आर्टिकल 330 के अंतर्गत उसके बारे में बात की गई है। एससी जो है 84, एसटी जो है 47। अब बात करते हैं आर्टिकल 331 की, जहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेट होते थे लोकसभा में। अब इस जो प्रोविजन है इसको एबोलिश कर लिया गया है, जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे। 104th अमेंडमेंट जो हुई थी 2019 में, इसके अंतर्गत इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 332 जो है ये रिजर्वेशन की बात करता है स्टेट असेंबलीज में। आर्टिकल 333 जो है ये बात करता है एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन की स्टेट असेंबली में। ठीक है, ये प्रोविजन अब भी लागू है। यहाँ पे कुछ केंद्र के जो हैं ये आर्टिकल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे जो राज्य हैं उनके आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 74 बात करता है प्रधानमंत्री की। आर्टिकल 75 जो है नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 163 जो है ये बात करता है मुख्यमंत्री की, और आर्टिकल 164 जो है ये नियुक्ति की मुख्यमंत्री की बात करता है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है। आर्टिकल 167 में जो कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री की उसके बारे में बात की गई है। एक अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर पे, वो आता है अनुच्छेद 76 में। एक होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये स्टेट पे होता है, ये होता है अंडर आर्टिकल 165। एक है आर्टिकल 80 का क्लॉज 3, जिसमें बात की गई है कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य चुने जाते हैं उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 में। ठीक है, अब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के गठन की, एस्टेब्लिशमेंट की। आर्टिकल 214 में बात की गई है हाई कोर्ट के गठन की, एस्टेब्लिशमेंट की। रिट पावर जो जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, लेकिन इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट का वियोलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट पावर जो हाई कोर्ट की होती है वो होती है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। इसमें सिर्फ आप फंडामेंटल राइट का वियोलेशन होने पर ही सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, बाकी आपके अदर राइट्स भी यदि वियोलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो रिट पावर के मामले में हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल है 63। आर्टिकल 63 जो है ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 आर्टिकल के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति होता है
वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और कोई भी वो अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित जो निर्वाचक मंडल है उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 69 जो है ये शपथ या फिर प्रतिज्ञान जो होता है, ओथ और अफर्मेशन जो वाइस प्रेसिडेंट की है उसके बारे में बात की जाती है और ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं। आर्टिकल 70 में जो अन्य इमरजेंसी आ जाती है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं ये अनुच्छेद आप देख लीजिए। आर्टिकल जो 14 है इसमें राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है कि समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, कि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी शेमफुल एक्ट है उसको खत्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आर्टिकल 54 में की गई है। अनुच्छेद 108 में जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक की बात की गई है। जॉइंट सिटिंग जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन जो इसको प्रेसाइड करता है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ये डिफरेंस याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉइंट सिटिंग होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा तो बुलाई जाती है, कॉल की जाती है, लेकिन जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो उसको प्रेसाइड करता है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल की बात आर्टिकल 110 में की गई है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वार्षिक वित्तीय आय, इसके बारे में बात अनुच्छेद 112 में की गई है। अनुच्छेद 148 जो है ये डील करता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि देयर शैल बी ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। ठीक है, और अगर सीएजी को रिमूव करना है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही सेम प्रोसीजर है इसका। आर्टिकल 262 जो है ये जो है पार्लियामेंट लॉ बना के एक ऐसी चीज़ अपॉइंट करती है ताकि जो रिवर डिस्प्यूट हुआ है, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद होता है उसके निपटारे हेतु ये सब चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम कर सके स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो कॉपरेशन बिठाना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, याद कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन की बात की गई है आर्टिकल 324 में, ये भाग 15 में आता है। इसके अलावा आर्टिकल 243 के है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डायरेक्शन करना है या फिर जो इसके प्रोसीजर है, इलेक्टोरल कॉलेज है, ये सब जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। ठीक है, तो 243 के अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन की पावर को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी यदि लग जाए तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352, यानी कि प्रेसिडेंट को यदि ऐसा लगे कि कंट्री में युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं और वहाँ पे जो है नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो उस केस में 1 महीने के अंतर्गत पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। यहाँ पे जो है नेशनल इमरजेंसी लग जाती है और इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। फिर बाद में फिर से स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको लागू किया जा सकता है। यहाँ पे देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 का। इसमें क्या प्रोविजन हुआ था? इसमें पहले एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटाकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। ठीक है, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत ही ऐसा हुआ था कि आर्म्ड रेबेलियन शब्द को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इस जो नेशनल इमरजेंसी है इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, बार बार अप्रूवल लेना पड़ता है 6 महीने के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आते हैं आर्टिकल 356 और 365 की। तो ये जो आर्टिकल्स हैं किससे संबंधित हैं? तो देखिए, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस स्टेट में, या फिर जो सेंटर से जो डायरेक्शन मिलती हैं उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है मानने से फेल कर जाती है, तो उस हिसाब से भी प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लग जाता है। ठीक है, अब आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन आज तक ये लगी नहीं है, बाकी ये दोनों लग गए हैं। एक होता है आर्टिकल 358 और एक होता है आर्टिकल 359। ये क्या बात करते हैं? ये जो बात करते हैं जो नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का, ये बात करते हैं आर्टिकल 358 और 359।
तो 358 जो बात करता है, जो एवोल्यूशन होता है आर्टिकल 19 का, उसके बारे में बात की गई है कि फंडामेंटल राइट जो है 19 के अंतर्गत वो समाप्त हो जाएंगे यदि जो है इमरजेंसी लगती है। लेकिन यहाँ पे 359 में बात की गई है कि 20 और 21 को छोड़कर आपके सभी जो राइट्स हैं वो एबोलिश हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 338 की, 338A और 338B। इसमें बात की गई है SC, ST, OBC का राष्ट्रीय आयोग के गठन के बारे में। अनुच्छेद 239 से 242 तक बात की गई है भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश का है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 266 में जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, यानी कि जो संचित निधि होती है, उसकी संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। यानी कि क्या मतलब है इसका, तो देखिए गवर्नमेंट जो सभी खर्चे होते हैं ना उसकी ज़रूरतों को कंसोलिडेटेड फंड से ही पूरा करती है, और इसके लिए पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए और तभी वो मनी जो है विड्रॉ कर सकते हैं इस फंड से। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 267 की। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड की बात की गई है, आकस्मिक निधि की, यानी कि संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इसमें जो अनफोर्सीन जो खर्चे आ जाएं, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं, तो एकदम से कि कहाँ से पैसे लें, तो उस केस में आप कंटिजेंसी फंड से पैसे ले सकती है गवर्नमेंट अपने ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए जो एकदम से आए हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान की बात की गई है। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर की जो स्वायत्तता थी उसके बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 371 में नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को स्वायत्तता की बात की गई है। आर्टिकल 371 ए से जे तक जो आर्टिकल्स हैं उसमें नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इन राज्यों को विशेष दर्जा उनकी जनजातीय संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। ये उनके लिए अच्छा है कि उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं तभी वो अपनी संस्कृति को संरक्षण कर पा रहे हैं। अनुच्छेद 371 में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ मामलों में विशेष उपबंध किए गए हैं। लेकिन जो आर्टिकल 371 है इसके तहत कुछ राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधान अब समय के साथ खत्म भी हो गए हैं। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओरिजिनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और या फिर कहीं भी आपको फ्रीली मूव करना है तो ये आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज लेड डाउन अंडर विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स। तो वित्त आयोग से संबंधित जो भी प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं ऑप्शन डी। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है, और फाइनेंस कमीशन जब गठित हो जाता है तो ये किस बारे में रिकमेंडेशन देता है, जो सेंटर और जो स्टेट है उनके बीच में किस तरीके से टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में ही किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्सेस का, इस बारे में बात की गई है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन आर्टिकल हैज़ द राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ फंडामेंटल राइट। तो गोपनीयता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21 में कि आपकी कुछ प्राइवेसी भी होनी चाहिए, तो ये आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 में जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो आर्टिकल 21 में मैंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है, तो ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51 कि आपको प्रमोशन करना है इंटरनेशनल पीस का, सिक्योरिटी का, ताकि अच्छे जो है रिलेशन बन सकें। तो ये आप ऑप्शन भी आर्टिकल 51 का इस्तेमाल है इसमें। Which of the given article of the Indian Constitution empowers the President to grant pardon to any person? राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत। इसमें आता है पार्डन, जिसमें कंप्लीट जो प्रेसिडेंट होता है वो कंप्लीट क्षमा कर देता है। फिर आता है कम्यूटेशन की जो सज़ा का फॉर्म है उसको लाइटर कर देते हैं कि आपको फांसी की सज़ा मिल रही थी तो 25 साल की सज़ा मिल जाएगी। फिर आता है रिस्पाइट,
फिर आता है रेमिशन और फिर आता है यहाँ पे रिप्राइव। इन सब के अंतर्गत ही जो सजाएं हैं वो कम की जाती हैं। रिप्राइव के अंतर्गत जो है टेम्पररी स्टे लगाया जाता है कि थोड़ी देर बाद जो है आप सज़ा का फैसला सुनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट की क्षमा शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। कौन सा अनुच्छेद जो है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है? तो ये आर्टिकल है ऑप्शन ए, आर्टिकल 167। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल कौन से जो है इसके अंतर्गत लगता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन बी, कि यदि प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि जो स्टेट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग जाता है। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? तो ये बोला जाता है आर्टिकल 74 के अंतर्गत, ऑप्शन डी। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन होना चाहिए? 338 आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इश्यू रिट। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन डी 226 आर्टिकल्स में। सुप्रीम कोर्ट की हमने देखी थी 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट की 226 के अंतर्गत है। जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की कम है। सिर्फ फंडामेंटल राइट का वियोलेशन होने पर रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की ज़्यादा है। इसमें फंडामेंटल राइट भी कवर होते हैं, बाकी और भी अदर राइट्स भी यहाँ पे कवर होते हैं रिट में, ठीक है। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड। तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी 324 आर्टिकल्स में बात की गई है इलेक्शन कमीशन का जो है वो गठन होना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 52। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है? आर्टिकल 17 में ये बात की गई है कि छुआछूत किसी भी तरीके से निषेध है, एक सेमफुल एक्ट है। ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाई अप्लाइंग। तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आर्टिकल 360 का यूज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? तो ये ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और जो 11वां है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। और ये जो प्रोविजन है कहाँ से प्रेरित है? USSR से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को USA से लिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज USSR से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये है ऑप्शन बी आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को इन कॉन्स्टिट्यूशन की दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, दिस प्रोविजन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राह आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के मामले में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 355 में। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। आर्टिकल 90 क्वेश्चन 19 इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बजट वर्ड इज मेंशन्ड। तो भारतीय संविधान के इनमें से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इनमें से किसी में भी नहीं किया गया है। तो देखिए जो बजट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। बाकी एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आर्टिकल्स में आर्टिकल 112 में ये मेंशन किया गया है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है। बजट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इसकी बात आती है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच आर्टिकल द प्रोविजन रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल आर मेंशन। तो विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन ए, आर्टिकल 169 में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की बातों को किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।